Students, am I audible to you? नो मैम 14-15 तक। आवाज जा रहा है? काजल? Yes, ma'am. Okay. Listen, board is visible. बोर्ड दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके, तो देख ही रहे हो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक। सुबह तो हमने पढ़ ही लिया था, डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, दैट इज क्राइटेरियन टू कंपेयर द डेवलपमेंट। अगर हमें नेशनल डेवलपमेंट में हम दूसरे नेशन से, इट मींस अमेरिका से, चाइना से, अपने आप को जापान से कंपेयर करते हैं, तो किस आधार पे कंपेयर करें? व्हाट आर द क्राइटेरियन बाय व्हिच वी कैन कंपेयर द कंट्रीज और कंपेयर द स्टेट? अच्छा ये बताओ, हम इंडिया की पहले बात करते हैं। अगर हमें कंपेयर करना है केरला और बिहार में, देन टेल मी व्हिच स्टेट इज मोर डेवलप्ड, केरला और बिहार? केरला। केरला मैम। ओके, गुड। व्हाई? किस आधार पे कह रहे हो? इज देयर एनी क्राइटेरिया फॉर कंपेयरिंग? मैम because there is in Kerala is employment. In Kerala there was employment, and the people of the Kerala is more educated than the peoples of Bihar. Yes, good. It means education literacy rate is more in Kerala. Human resource development is more in Kerala as compared to Bihar. ठीक है? It means for comparing the countries, for comparing the states, we have to focus on some criterion. कुछ क्राइटेरिया, कुछ आधार को लेके हमें चलना होगा। ठीक है? According to that, here we have written some criteria by which we are going to discuss the or compare the development of different nations. First, पहला क्राइटेरियन जो हमने लिया है, that is per capita income और income। per capita income आपको शायद अभी समझ में नहीं आएगा, तो हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं on the basis of income, because you know that the common criteria for development is income। ये तो मैंने बताया था। किसी भी डेवलपमेंट के लिए पहला कॉमन क्राइटेरिया क्या है? क्या है? व्हाट इज द कॉमन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? बोलो। कॉमन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट सब मैम इनकम। income, you want to increase their income, it is a general criteria, and for overall development we have to focus on mix of both। इनकम के अलावा हमें अदर भी चीजें चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट इनकम। व्हाई इनकम इज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? व्हाई वी हैव टेकन कॉमन क्राइटेरिया फॉर इनकम एज ए कॉमन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? बिकॉज वी नो दैट फॉर अवेलिंग डिफरेंट फैसिलिटीज, अभी आपने कहा एजुकेशन सेक्टर में आपका केरला आगे है, इट मीन्स बिहार क्यों पीछे है? It means we have not such level of facilities here in the Bihar, that all the people of this state is not getting education facilities। हमारे यहाँ लोगों को education facilities नहीं मिल रहा है। Those who are poor can't able to avail the facilities of school, even the elementary education। ठीक है, तो जो गरीब है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, या ठीक है, these are the problem या poverty कह सकते हो। तो it means we have to focus on the income first। Why income is needed? इनकम इज नीडेड टू अवेल द फैसिलिटीज। इनकम हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हमें जो फैसिलिटी चाहिए, जो स्कूल हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए, जो एजुकेशन फैसिलिटीज चाहिए, इट मींस वी कैन बाय द मटेरियल गुड्स विद द हेल्प ऑफ इनकम। सो इनकम इज एन important criteria for development because it is based on the idea, means more the income, more the materialistic things, non-materialistic नहीं, more the materialistic things। जैसे हमें स्कूल बनाना होगा, अगर मान लो हम नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट, या हम कंपेयर करें स्टेट्स का, तो बिहार अगर चाहती है कि ज्यादा से हमारा भी लिटरेसी रेट बढ़े, देन वी नीड सम मोर स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल। ठीक है, फॉर दैट वी नीड इनकम। बिहार के पास अगर इनकम होगा तभी तो ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनवाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टीचर्स अपॉइंट करेंगे,
इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप जो स्कूल में चाहिए होगा वो लाएंगे। इट मींस इनकम, ये जो इनकम को हमने कॉमन क्राइटेरिया रखा है, दिस इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मोर ऑफ द फैसिलिटीज। ठीक है, सो फॉर अवेयरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड इनकम। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है जिससे हम कंपेयर करेंगे वो है इनकम। ठीक है, तो आप देखोगे हम कंपेयर करते हैं अपने आप को अमेरिका से, तो अमेरिका का इनकम इंडिया से ज्यादा है, बट इट हैज सम लिमिटेशन। इनकम को इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो हमने मान लिया, लेकिन इसमें कमी है। क्या कमी है? इनकम से हम मेटेरियलिस्टिक थिंग्स को खरीद सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर डेवलप कर सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम अगर हम कंट्रीज को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट अदर क्राइटेरिया इग्नोर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इनकम को समझते हैं। क्यों हमने इनकम को रखा है? क्योंकि मोर विल बी द इनकम, more will be the materialistic things, and materialistic things will enhance the standard of living. Our living standard is depend upon the income. ठीक है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड मतलब अगर इनकम ज्यादा होगा कंट्री का तो ज्यादा सड़कें बनेंगी, ज्यादा स्कूल बनेगा, ज्यादा हॉस्पिटल बनेगा, ज्यादा इंडस्ट्री बनेगा। ठीक है, मोर ऑफ द फैसिलिटीज, और तो वो रिच दिखेगा। जैसे आप दुबई को आपने कोई गया है, आप लोगों में तो गया है कोई, या देखते हो यूट्यूब वगैरह पे? दुबई कैसा दिखता है आपको? रिच दिखता है या पुअर दिखता है? रिच कंट्री है ना मैम? रिच है। इन कैसा दिखता है आपको? देखने से लगता है ना कि वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ हम चलो दुबई छोड़ो, हम अमेरिका को कंपेयर करते हैं। अमेरिका का इनकम जो है वो हमसे ज्यादा है। ठीक है, अमेरिका और इंडिया को हम कंपेयर करते हैं, तो इंडिया और अमेरिका में किसका इनकम ज्यादा है? पर इनकम किसका ज्यादा होगा, इंडिया का या अमेरिका का? जीडीपी किसका ज्यादा होगा? बोलो। अमेरिका का ज्यादा है मैम। अमेरिका। यस, इसीलिए अमेरिकन पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड इंडियन पीपल से अच्छा होगा या नहीं होगा? अच्छा होगा ना? यस मैम। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। कैसे? उनके पास अच्छा स्कूल है, अच्छा घर है, घर में के अंदर जो भी फैसिलिटीज है, इट इज मोर देन इंडियन पीपल। ठीक है, तो income is an important or common criteria because it is based on the idea that more of the income is more of the materialistic things, and materialistic things can enhance the living standard of the people. अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं हो रही, जो सुबह मैंने बताया था, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ which is based on non-materialistic things, love, affection, feelings, आपका security, safety, ठीक है, respect, वो नहीं यहाँ बात हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है इनकम का। Why income is taken an important criteria for development? Because it is based on the idea that more income means more of the facilities, and more of the facilities will enhance the standard of living of the people. अगर कंट्री के अंदर लोगों का इनकम ज्यादा होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस पे डिपेंड करता है? फैसिलिटीज पे। अच्छा, जैसे ज्यादा इनकम होगा, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छी जगह इलाज कराएंगे, दे विल लिव अ बेटर लाइफ। सो आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड अपॉन द इनकम। तो जो कॉमन क्राइटेरिया लिया गया है इनकम को, उसके पीछे रीजन क्या लिखोगे? मोर इनकम मीन्स more of the material things, and materialistic things will enhance or improve the standard of living of the people. जिस नेशन का इनकम ज्यादा होगा, people will enjoy better life, better living standard. ठीक है, next criteria is इनकम समझ गए। next criteria is standard of living, इस पे डिपेंड है। दूसरा हायर और लोअर कंट्रीज। अब हम कंपेयर करेंगे। देखो बेटा, हायर इनकम कंट्रीज और लोअर इनकम कंट्रीज। देखो, हम अभी इंडिया और अमेरिका को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे इनकम के आधार पे अगर हम कंपेयर करें कंट्रीज को, तो देयर आर 3 लेवल्स। पहले हम आपको ये बता देते हैं, इससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ। डू नो द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम स्टूडेंट्स? डू नो द मीनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम? ये आपका एग्जाम में आएगा, आप इसको समझ लो। पर कैपिटा इनकम, यहाँ आप इसको हम जीडीपी कहते हैं।
ठीक है, जीडीपी मान लो या इनकम, किसका इनकम, पूरी कंट्री का इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, एक नेशन का इनकम, नेशनल इनकम। देखो अगर पूरे नेशन के इनकम को अगर हम नंबर ऑफ, तो अगर हमें पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है पर हेड इनकम, जितने मान लो जो पॉपुलेशन है आपके कंट्री का, उसमें पर हेड, पर पर्सन जो इनकम आता है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। कैपिटल मत बोलना, बच्चे लिख देते हैं कैपिटल, नो, पर कैपिटा इनकम। देखो इसका लिंक क्या है, पर कैपिटा इनकम, PITA, पर हेड इनकम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर हेड इनकम। पर हेड मतलब समझ रहे हो ना, पर पर्सन, पर हेड इनकम। निकाला कैसे जाता है, टोटल नेशनल इनकम, या आप कह सकते हो टोटल इनकम, किसका टोटल इनकम, टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अंडरस्टूड। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालेंगे, दिख रहा है सबको ये, इज इट विजिबल, नीचे वाला दिख रहा है बच्चों, इज इट विजिबल टू यू? अगर नहीं दिख रहा है, यू कैन राइट डाउन। नो मैम। दिख रहा है नीचे, इज इट विजिबल? नो मैम। नाउ अब दिख रहा है, दिस वन, इज इट विजिबल टू यू, टोटल मैं एक बार इनकम? रीड कर दीजिए, लिख लेता हूँ। क्या क्या बोल रहे हो बेटा? मैम तो ये पर कैपिटा कैसे निकालना है, एक बार बता, रीड कर दीजिए, लिख लेता हूँ। बोलते हैं इसको, अभी हमने यहाँ बता दिया है, ओके, यहाँ लिखिए ऊपर में, इज इट विजिबल दिस एरिया, लिसे आप इसको नोट ही कर लो, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, इसको हम पर हेड इनकम या एवरेज इनकम भी कहते हैं, ठीक है, आप लिख लो, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज एवरेज इनकम और पर हेड इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, राइट डाउन, पर कैपिटा इनकम, फिर उसके बाद ये आपको फॉर्मूला लिखवाएंगे, पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज पर हेड इनकम और एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। निकालेंगे कैसे, टोटल इनकम बाय total income by total number of population, ठीक है, ये दिख रहा है, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक देश में, एक देश का जितना नेशनल इनकम होगा, उस टोटल उस कंट्री के इनकम को वहां के पॉपुलेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो निकलेगा कि पर हेड इनकम कितना है, ठीक है। अब वापस हम इसमें आते हैं, हायर इनकम और लोअर इनकम। देखो, द कंट्रीज हैविंग द इनकम ऑफ 4,53,000 पर एनम, income of 4,53,000 came in the category of rich country और higher income countries, ठीक है। अगर हम इनकम के आधार पे कंट्रीज को डिवाइड करें तो there are 3 लेवल ऑफ कंट्रीज। मैं इसको मिटाती हूँ, रिच और पुअर कंट्रीज के बारे में आपको बताती हूँ, ठीक है। पर कैपिटा इनकम लिख लिया सबने, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, on the basis of income, जो हम कंपेयर करेंगे, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ये होगा हायर इनकम कंट्री, हायर इनकम, ठीक है, मिडिल इनकम और लोअर इनकम। बता सकता है कि हम किस में आते होंगे?
इंडिया किस में आता होगा? कुछ अंदाजा लगाओ, मैं बताऊंगी वैसे आपको। ये इज इट विजिबल? मिडिल इनकम। क्या बोल रहे हो? हाँ, मिडिल इनकम कंट्री। ओके, इज इट विजिबल टू यू? ये दिख रहा है तीनों क्राइटेरिया, तीनों डिवीजन। हायर इनकम कंट्री में यस मैम। we are dividing the countries in three different parts: higher income level countries, lower income level countries and middle income level countries. कैसे डिवाइड करेंगे? देखो, पहला, the countries having the income of 4,53,000 per annum, एक ऐसा कंट्री जहां 4,53,000 इनकम पर एनम जिस है हर किसी का, दैट कंट्री केम इन द कैटेगरी ऑफ रिच कंट्रीज। ठीक है, हायर इनकम कंट्री। ठीक है, इसमें आपका अमेरिका है। मिडिल इनकम कंट्रीज बिलो दैट। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लोअर इनकम की बात करते हैं। इनकम, द कंट्रीज हैविंग द इनकम ऑफ 37,000 एंड बिलो, पर कैपिटा इनकम की मैं बात कर रही हूँ। कंट्रीज हैविंग द इनकम ऑफ 37,000 पर कैपिटा इनकम, 37,000 एंड बिलो केम इन द कैटेगरी ऑफ लोअर इनकम कंट्री। और इंडिया का जो इनकम है वो है, अभी आपका, मैं आपको ये जो डेटा बता रही हूँ वो 2016 का डेटा बता रही हूँ। करंट डेटा आप अपने, अभी आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, आप नेट से सर्च कर सकते हो, बट यू विल हैव टू फॉलो द एनसीईआरटी बुक ओनली। तो डेटा आप एनसीईआरटी बुक का फॉलो करोगे जो अब आपके पास है। इंडिया का इनकम है 63,000 पर एनम। ठीक है, अब बताइए ये किसमें आएगा? लोअर इनकम कंट्री में, मिडिल इनकम कंट्री में या हायर इनकम कंट्री? किसमें आएंगे हम? इंडिया रिच है, लोअर इनकम कंट्री है या हायर या मिडिल इनकम कंट्री? नहीं सुनाई दिया? Countries having the income of 4,53,000 and above came in the category of higher income country or rich country. ठीक है, countries came in the income of 37,000 and below came in the category of poor country or lower income country. ठीक है, and India का income है per capita income 63,000 per annum. ठीक है, नाउ टेल मी किस इनकम में आएंगे? हमने तो लिख ही दिया है, किस कैटेगरी में हम आएंगे? बोलिए बोलिए बेटा। आशिका, अंशिका, ना अंशिका, निहाल, रंजीत, बोलिए हम किस कैटेगरी में आएंगे? इंडिया केम इन द कैटेगरी ऑफ मिडिल इनकम कंट्री। ठीक है, मिडिल। ना हम मिडिल इनकम कंट्री। नाउ हमने पढ़ा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इफ वी कंपेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ income, then it will not provide us accurate picture of development. So for development we have to focus, we have to observe some other goals also, some other criteria also. हमें सिर्फ इनकम के आधार पे अगर कंपेयर करेंगे तो हमें सिर्फ रिच और पुअर कंट्रीज के बारे में पता चलेगा, लेकिन हाउ मच people are developed there, how much people are availing the facilities, how much people are getting freedom, ठीक है, how much they are availing the safety and security, these aspects are also very important criterion for development. सिर्फ हम अगर इनकम देखेंगे तो वो कंपेयर करना गलत होगा डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, दैट इज व्हाई दिस क्राइटेरिया is, you can say that this is very narrow concept. Comparing on the basis of income is the narrow concept of development. ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होगा, इसीलिए क्राइटेरिया हमें बदलना होगा। वी हैव टू फोकस ऑन, वी हैव टू ऐड सम अदर क्राइटेरिया इंक्लूडिंग इनकम। इनकम के अलावा हमें कुछ और क्राइटेरिया को भी इंक्लूड करना होगा फॉर कंपेयरिंग द
countries as well as states. यहाँ पे हमने on the basis of income किया है. Now we have to compare the countries or states on some other aspects, जिसको क्या कहेंगे, income and other aspects of development कह सकते हो, या सीधे कहीं लिख दो criterion. ठीक है, income and other criterion. सिर्फ समझ रहे हो बेटा? Only on the basis of income we can compare the countries. We can say that particular country is rich or poor, but we can't say that particular country is developed or developing or underdeveloped. So for comparing the development, we have to focus on other criterion. अगर देखो now अब क्या चीजें हैं, किस पे फोकस करना होगा? We have to focus on three things. देखो तीन चीजों पे फोकस करना होगा. We have to focus on per capita income. क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? Per capita income वो तो जरूरी है, because for availing facilities we need income, but we have to add some other criterion also, because आपने पढ़ा है कि we have to see the mix of both. दूसरा, ये हम national development की बात कर रहे हैं बेटा. We are talking about national development. We are comparing the countries. We are comparing one nation with another. ठीक है? So we have to focus on per capita income and health status of person. Health status of the people. कौन से people? उस country के peoples के बारे में. ठीक है? And also education status, educational status. ठीक है, क्या क्या देखना होगा हमें? For comparing the development, we have to observe these factors, these criteria. Per capita income, including health status of the people of that country and educational status of that country. अब इसको एजुकेशनल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस को नापने के लिए क्या करना होगा? पर कैपिटा इनकम तो आपको समझ में आ गया. एजुकेशन को देखने के लिए वी हैव टू चेक द लिटरेसी लेवल ऑफ दैट पर्टिकुलर. पहले हम दो स्टेट को कंपेयर करके आप सीख लेते हैं. अभी मैंने पूछा था आपसे कि अमंग केरला एंड बिहार विच स्टेट इज मोर डेवलप्ड. आपने कहा केरला. और फिर मैंने पूछा ऑन विच बेसिस, यू हैव टोल्ड मी दैट ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ income and on the basis of health status. Of course, it means you have to add all the criterions regarding with the health status of the people, because it will decide the efficiency of, or it also provide us information regarding the human resource. ठीक है? हेल्थ और एजुकेशन हमें बताता है कि किसी स्टेट के लोग कैसे हैं, क्या वो हेल्दी हैं, क्या वो ह्यूमन कैपिटल हैं, क्या वो ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम कर रहे हैं. ठीक है? एंड इट विल डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस और हेल्थ एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. जिस स्टेट का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जिस स्टेट का एजुकेशनल स्टेटस, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उस स्टेट्स के लोगों का हेल्थ और एजुकेशन भी अच्छा होगा. इट मींस दे आर फोकसिंग ऑन, दे आर वेरी मच aware about the importance of human resource development. That states are very much aware about the importance of health and education status of their area. इसी तरह से हम कंट्री में भी कह सकते हैं. तो हेल्थ, अब हमें देखना होगा व्हाट आर द क्राइटेरियन. अब हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस को नापने के लिए क्या यूज करना होगा? नाउ अगेन फिर से आ जाइए. सबसे पहले हमें हेल्थ को कैसे नापेंगे? किसी स्टेट में हेल्थ स्टेटस अच्छा है, इसको हम कैसे नापेंगे? हेल्थ के लिए वी हैव टू फोकस ऑन IMR. सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? उस स्टेट का या उस कंट्री का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. यू नो द मीनिंग ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब जानते हो? कोई सुना है ये शब्द को पहले बच्चों? इन्फेंट मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब होता है शिशु. द चाइल्ड बिटवीन द इन्फेंट, जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं.
तो मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, जिस स्टेट का IMR ज्यादा है, इट मींस वहां शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, इट मींस वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। क्योंकि किसी भी फैमिली और सोसाइटी के लिए इन्फेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो चाह के भी इसको कोई रोक नहीं पाता। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 जो बच्चे का जन्म होता है उसमें जितने बच्चों की मृत्यु हो गई, जैसे मान लो अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उसमें से अगर 200 बच्चों का डेथ हो गया तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बाहर निकल गया IMR। ठीक है, पर 1000 जो मतलब 1000 बच्चों के जन्म में जो बच्चे विद इन 1 ईयर जिनका डेथ होता है, ये तय करता है वहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है यानी कि वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब समझते हो, ये एक्सपेक्टेड से बना है। एक्सपेक्टेड मतलब अनुमान। देखो, जिसको लॉन्गिविटी भी कहते हो, लॉन्गिविटी देखो, जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका हेल्थ स्टेटस और फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए, फैमिली हिस्ट्री मींस पूछता है फादर का क्या एज है, ग्रैंडफादर का क्या एज है, अगर नहीं है तो किस एज में गए हैं, तो मैटरनल और पैटर्नल दोनों की फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए एंड द हेल्थ स्टेटस, जो प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस इन्फेंट का देखते हुए एक मेडिकल टर्म में अनुमान लगाता है डॉक्टर कि इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर दादाजी 60, 70, 80, 100 साल की में तक जिंदा थे, उनको कोई बीमारी नहीं था या कोई बीमारी से 100 साल के बाद मरे, देन इट मींस, और फैमिली में किसी तरह का कोई हेरिडिटरी नहीं, कोई जेनेटिक डिजीज नहीं है, कोई हेरिडिटरी वैसा कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन नहीं है मेडिकल टर्म में, इट मींस वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा। इट मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय डॉक्टर्स मेडिकल टर्म में उसकी जो उसका एक्सपेक्टेड लेंथ, उसकी आयु जो डिसाइड होती है, ज्योतिष नहीं डिसाइड करता, यहाँ पे कौन डिसाइड करता है, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेडिकल टर्म में यानी डॉक्टर्स विल डिसाइड by through observation of health status of the infant that उसका लाइफ जो है वो इतना होगा। ठीक है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस स्टेट का, जिस नेशन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उस स्टेट का, उस नेशन का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, तो दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको अभी पढ़ना है। Infant mortality rate and life expectancy will decide the health status of particular state. ठीक है, ये मैंने स्टेट का एग्जांपल लिया है। अगर यही चीज अगर तुम नेशन का कंपेयर करोगे तो इसमें और भी चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, लॉन्गिविटी ऐड होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा, ऐड होगा, लेकिन आपको इस क्लास में यही 2 चीज पढ़ना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये हेल्थ बताता है। नाउ कम टू द एजुकेशन। दूसरा क्या है, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया। सेकंड इज हेल्थ के बाद वी हैव हेल्थ, और सेकंड इज एजुकेशन। एजुकेशन क्या तय करेंगे, कैसे तय करेंगे, एजुकेशन स्टेटस को कैसे मेजर करेंगे। दीज आर द मेजरिंग, देखो ये जो है मेजरिंग टूल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करने का यही 2 तरीका है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड infant mortality rate will measure the health infrastructure of particular state. Similarly, education status can be also measured with the help of these two. The first one is, ये देखो, literacy rate. Literacy rate आपको पता है ना, literacy rate पता है, number of literate people divided by total number of population. जितने लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, जितना भी पॉपुलेशन है 6 and above years, उसमें से जितने लोग पढ़े लिखे हैं वो कहलाते हैं उस कंट्री के लिटरेट पॉपुलेशन। ठीक है, तो लिटरेसी रेट तय करता है। दूसरा है आपका बेटा, इसके लिए है नेक्स्ट, और दूसरा आता है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो,
अब ये क्या है, देखो हमारे यहाँ 3 लेवल ऑफ 3 टियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, 3 टियर अभी तक, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। इन तीनों लेवल में जितने बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, जो एनरोल्ड हैं और जो स्कूल अटेंड करते हैं, उन वो तय करता है उस वहां का नेट अटेंडेंस रेशियो। तीसरा है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एनरोलमेंट का मतलब तो जानते हो आप, अक्सर तुम्हारे क्लास में पूछा जाता होगा, एनरोल्ड हो चुके हो, इट मींस यू हैव, सभी का रोल नंबर है आपका, जिसको भी रोल नंबर मिला है दे आर एनरोल्ड, ठीक है। तो ऑल द, देखो पॉपुलेशन हु आर एनरोल्ड, जिनका नामांकन हो चुका है, कहाँ, 3 टियर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। पहले मैं आपको 3 टियर सिस्टम ऑफ एजुकेशन बता देती हूँ। एजुकेशन का 3 टियर सिस्टम है, प्राइमरी एजुकेशन के 3 टियर सिस्टम है, प्राइमरी, प्राइमरी क्लास में पढ़े हो ना, 1 to 5 प्राइमरी, सेकेंडरी, अभी आप किस में पढ़ रहे हो, प्राइमरी में हो या सेकेंडरी में हो या हायर सेकेंडरी में हो बच्चों? और हायर एजुकेशन, इन तीनों में जितने भी लोग एनरोल्ड है, ठीक है, ऑल द population who are enrolled under these 3 tier system of education, ठीक है, उसको वो कहलाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है बच्चों। तो दीज आर, अच्छा अंशिका का आंसर है मिडिल इनकम कंट्री, ओके। 3 टियर सिस्टम ऑफ एजुकेशन समझ गए, 3 लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, ठीक है। इन तीनों में जितने भी लोग, जितने भी बच्चे एनरोल्ड हैं, जिनका नामांकन हो चुका है, जिनका रोल नंबर मिला है, वो पॉपुलेशन तय करता है कि आपका यहाँ एनरोलमेंट रेशियो क्या है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। जितना पॉपुलेशन है उसमें जितने लोग, मान लो 1 लाख का पॉपुलेशन है और उसमें से 10,000 लोग एनरोल्ड हैं, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 1 लाख में से 10,000 लोग एनरोल्ड हैं, ठीक है। तो ये आपका तय करता है ग्रॉस एनरोलमेंट। समझ में आई बात? तो दीज आर द, ये उतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बस इतना पढ़ लो, मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है कि for comparing countries, for comparison of development, you have to focus on 3 things। 3 चीजों पे आपको फोकस करना है। क्या क्या मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप बताइए, मैं लिखती हूँ। What are the 3 criterion for measuring development? 3 क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना डेवलपमेंट को मेजर करने का बच्चों, बोलो। इनकम, हेल्थ, एजुकेशन। यस, वेरी गुड। इनकम में क्या लिखेंगे? अब सिर्फ इनकम नहीं लिखना होगा, आप पढ़ चुके हो, पहले इनकम चलता है, अब क्या चलेगा? अब चलेगा हायर इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम, नहीं बेटा, पर कैपिटा इनकम। यस, वेरी गुड। अब हम लिखेंगे पर कैपिटा इनकम। पहला पर कैपिटा इनकम, दूसरा हेल्थ एंड हेल्थ, education। Yes, very good. Education. So these are the criterion on which we can compare the development of different states and different nation. ठीक है? Criterion for development. ये तुम्हारा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है, ओके। पर कैपिटा इनकम का डेफिनेशन सबने लिख लिया। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चंस। थोड़ा सा 2 मिनट टाइम बचा है, राइट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, राइट डाउन। यहाँ पे लिखूं क्या? राइट डाउन, होमवर्क लिख लो। डिफाइन infant mortality, sorry, per capita income। पहला per capita income,
इसको हम कह सकते हैं पर हेड इनकम या एवरेज इनकम, ठीक है। दूसरा infant mortality rate, infant mortality rate. If the definition is already given in your NCERT book also. ये सारा आपका NCERT book में दिया हुआ है. You can take the help from your book also. बुक से आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो अगर आपको खुद से नहीं लिखना आ रहा है तो। इन्फेंट और उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लेना। मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। The third is life expectancy, life expectancy. Fourth is literacy rate. और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको डिफाइन करना है वो है डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो 5 मैंने टर्म्स दिया है, यू विल हैव टू डिफाइन। ये सब आप लिख लोगे, इतना लिख लोगे तो आपका ये जब जो अभी तक मैंने टॉपिक पढ़ाया है वो क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। राइट डाउन, नोट इट डाउन। पर कैपिटा इनकम आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, डिवाइड करके लिख सकते हो। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।